नेक्स्ट टॉपिक है अपना अलर्क विष। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलर्क होता क्या है या अलर्क हम कहते किसको हैं। तो अलर्क हम कहते हैं, मेनली जो अलर्क वर्ड है वो यूज़ किया जाता है कुत्ते के लिए, ठीक है। लेकिन अलर्क विष के अंदर और भी जो जानवर हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि क्या है अलर्क विष, मॉडर्न में इसको रेबीज कहते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ेंगे इसको भी। तो कुत्ते या अन्य हिंसक प्राणी के काटने पर जो विषाक्तता उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं हम, अलर्क विष। जनरली आपने सुना ही होगा, किसी को कुत्ते ने काट लिया, इंजेक्शन लगेंगे, रेबीज हो गया, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अलर्क विष क्या है कि अगर किसी कुत्ते ने बाइट कर लिया या और कोई जानवर है, शेर तो कोई किसी को बहुत रेयरली बाइट करेगा, या कोई लोमड़ी हो गई या कुछ भी हो गया, किसी ने बाइट कर लिया, तो उसकी जो विषाक्तता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलर्क विष बोलते हैं। आचार्यों ने क्या बताया है, आचार्यों ने बताया है कि जैसे कि अब होना क्या चाहिए, जैसे कि कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बाइट करने पर रेबीज होगा या विषाक्तता होगी। वो केवल तभी पॉसिबल है जब वो खुद जानवर, कोई भी हो सकता है, चाहे वो डॉग है या कोई और है, जब वो खुद उस रेबीज से क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, तभी ये विषाक्तता उत्पन्न होगी। तो ये तो हम बात करेंगे रेबीज में। लेकिन आचार्यों ने क्या बोला है कि कोई भी कुत्ता या कोई भी हिंसक जानवर जिसके अंदर या तो त्रिदोष का प्रकोप हो रखा है, ठीक है, तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि कोई भी जानवर जिसके अंदर त्रिदोष का प्रकोप हो रखा है, वो उसकी वजह से क्या होगी, अलर्क विषाक्तता होगी, ठीक है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि देखो, उस जिसने बाइट किया उस कुत्ते के अंदर त्रिदोष प्रकोप है, तथा ये जिसको बाइट करेगा, जिसके अंदर ये अपना पॉइजन छोड़ेगा, उस इंसान के अंदर भी ये क्या कर देगा, त्रिदोष प्रकोप कर देगा। दोनों बातें याद रखनी है। कुत्ते के अंदर भी त्रिदोष प्रकोप रहेगा, जिस पर्सन को बाइट करेगा तो बाइट करने के बाद उस पर्सन के अंदर भी क्या हो जाएगा, त्रिदोष प्रकोप हो जाएगा। तो आचार्य चरक तो इस बारे में कहते हैं कि त्रिदोष प्रकोप होगा, और आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि केवल वात और कफ का ही प्रकोप होगा। तो आप किसी भी एक आचार्य का याद रख सकते हो जो आपको इजीली याद हो जाए। तो इजीली मेरे हिसाब से त्रिदोष वाला ये, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो उसको याद रखिएगा। अब जैसे कि कोई भी इंसान जा रहा है रास्ते में, ठीक है, तो रास्ते में तो कुत्ते घूमते ही रहते हैं, उसको पता कैसे लगेगा कि मुझे इससे दूर होके चलना है, कि ये कुत्ता पागल है, कहीं ये बाइट कर सकता है। तो उसके कुछ लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। उन्मत्त का मतलब भी क्या है, उन्मादी या पागल। तो उन्मत्त कुत्ता या पागल कुत्ते के कुछ लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। क्या लक्षण बताए हैं, सबसे पहले वही देखो, मैंने बात बोली थी अभी कि उस कुत्ते के अंदर भी क्या रहेगा, त्रिदोष प्रकोप रहेगा। तो कुत्ते में त्रिदोष प्रकोप और रस आदि धातु दूषित मिलेंगी। अब इसको आप जैसे रास्ते में चलते चलते जा रहे हो तो पहचान सकते हो क्या कि इस कुत्ते के अंदर त्रिदोष प्रकोप है या रसादी धातु दूषित है। ऐसे एक ही बार देखने में ऐसा पता नहीं चलता है, रेगुलरली आप उसको नोटिस कर रहे हो तब आपको जाके कुछ आइडिया होगा उसकी हरकतों से कि हो सकता है इसके अंदर त्रिदोष प्रकोप है या रसादी धातु दूषित है। हम बाहर से उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके ही पता नहीं लगा सकते, हमें उसकी एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, उसकी जो है हालत देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर जो है ब्लड कितना है, क्या है, वो तो डिटेल की बात है, उतना आपको नहीं जाना। केवल ये लाइन आपको याद रखनी है कि कुत्ते के अंदर क्या होगा, त्रिदोष प्रकोप रहेगा। और क्या होगा, कुत्ते के सिर में वेदना होगी। अब ये बात भी हमें कुत्ता बोल के थोड़ी बताएगा कि मेरे हेडेक हो रहा है, कोई नहीं बताएगा। तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे कि उसके सिर में वेदना हो रही है, इसको पता लगाएंगे हम इस पॉइंट से। अगर उसके सर में पेन हो रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, तो वो ज़्यादातर टाइम अपना सर नीचे की ओर झुका के रहता है, मुंह नीचे की ओर करके रहता है, ठीक है। और अगर वो कुत्ता पागल है तो उसके मुंह से क्या होता है, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, सलाइवेशन होता रहता है, मुंह से लार टपकती रहती है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड फीचर क्या रहा उसका कि उसके सिर में वेदना होगी, मुंह से लार टपकेगी और निरंतर वो अपना मुख नीचे किया हुआ रहेगा। और क्या होगा, उसके पूंछ, हनु, स्कंद बहुत ढीले होंगे। कहने का मतलब है, ढीले का मतलब है कि जैसे कि नॉर्मली कोई डॉग है वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकता है,
वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है कि उसे कब बैठना है, कब उठना है, कब अपनी पूंछ हिलानी है, वो सब कर सकता है। लेकिन जो उन्मत्त जो कुत्ता होगा या जो पागल कुत्ता होगा, वो अपनी इन सारी एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे कि होता है ना कि मैंने तो अपने हाथ पैर गिरा दिए, अब आगे मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे एक जनरली एक कहावत होती है, ठीक है। तो कि बस उसी तरीके से ये क्या होगा, अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो चुका होगा, ये उनको संभालने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला है, इसके स्कंध है, यानी कि इसके जो कंधे होंगे, इसकी हनु और पूंछ जो है वो ढीले ढाले रहेंगे, वो कंट्रोल नहीं करेगा, जिस पोजीशन में है वो पड़े ही रहेंगे। मुख से लाला स्राव बहुत ज़्यादा होगा, वो हमने पढ़ लिया कि सलाइवेशन इसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो पढ़ा हमने कुत्ते के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जिसको इसने बाइट कर लिया, यानी कि पीड़ित रोगी, उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जिसको भी कुत्ते ने काट लिया उस इंसान के अंदर क्या लक्षण आएंगे, दंश स्थान में सुषुप्ति होना, जहाँ भी बाइट किया है वहाँ नंबनेस हो जाएगी, वहाँ उसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा। और क्या होगा, बाइट करने के बाद वहाँ से क्या निकलेगा, काले रंग का रक्त बहेगा। और क्या होगा, इसको अब देखो, जैसे ही बाइट किया तो बाइट करते तुरंत तो ऐसा होगा नहीं कि उसको विषाक्तता हो गई, तो थोड़े टाइम बाद हम उसके अंदर सिम्टम नोटिस करेंगे। क्या क्या है, उस पर्सन को फीवर आएगा, ठीक है। अब फीवर का तो वही एक अपना इम्यूनिटी जो है डिफेंस मैकेनिज्म ही अपना एक काम करेगा कि इसके जो 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 इसकी सलाइवा से हमारे अंदर रेबीज का जो वायरस जाएगा, उसके लिए अपना जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा, उसकी वजह से उसको क्या आएगा, फीवर आएगा। इसको हम रेबीज में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और क्या होगा, उसको चक्कर आएंगे। अति दाह और विवर्णता, जहाँ भी उसने वाइट किया है वहाँ पर बर्निंग होगी। और क्या होगा, उस जगह का क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से काला रक्त भी तो बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। बॉडी में जगह जगह क्या बनेंगे, चकते बन जाएंगे, वहाँ पे कंडू होगी, क्लेद होगा, उसमें छोटी छोटी फुंसियाँ या कर्णिका बन जाएगी। और क्या है, जहाँ भी उसने काटा है वो स्थान क्या है, फट जाएगा, दंश स्थान का फटना। ये कुछ लक्षण हमें रोगी के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं उसके अरिष्ट लक्षण की। अरिष्ट लक्षण यानी कि ऐसे लक्षण जो मृत्यु से पहले उत्पन्न होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि अगर अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो अरिष्ट लक्षण क्या होता है, अलर्क विष का, याद रखिएगा आप, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, जल सन्नास और अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण क्या होता है, जिस प्राणी के द्वारा काटा गया हो, चाहे वो कुत्ता हो या कोई और प्राणी हो, उसी के समान वो चेष्टा करने लग जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कुत्ते ने काटा है उस इंसान को, तो वो इंसान कैसी हरकतें करने लग जाएगा, कुत्ते जैसी हरकतें करने लग जाएगा, यानी कि उसी के जैसी आवाज़ निकालेगा, उसी के जैसे चलेगा, या उसी के जैसे उसी की स्टाइल में बैठेगा, ऐसी हरकतें वो करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको अरिष्ट लक्षण आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस प्राणी के द्वारा काटा गया हो उसी प्राणी के समान चेष्टा तथा उसी पशु के समान शब्द को रोगी बार बार बोलता है, उसे हमें क्या समझना है, अरिष्ट लक्षण। या फिर दूसरा और क्या लक्षण हो सकता है, जिस पशु ने काटा हो उस पशु के रूप को जल या दर्पण में वो देखता है, यानी कि अगर वो अपना चेहरा जल के अंदर देख रहा है, यानी कि किसी तालाब के किनारे खड़ा है या मिरर में अपना फेस देख रहा है, तो उसे अपने फेस की जगह कुत्ते का फेस दिखाई देगा। तो ये क्या होते हैं उसके अरिष्ट लक्षण, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। फिर पढ़ रहे हैं हम जल सन्नास। जल सन्नास का मतलब क्या है, मॉडर्न में से क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी को देखते ही वो इंसान को क्या हो जाएगा, डर लगने लग जाएगा। तो जो मनुष्य बिना कारण के सहसा ही मतलब अचानक ही जल को देखकर या जल को छूकर डर जाता है, उसको भी अरिष्ट सूचक समझना चाहिए। और इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, जल सन्नास, यानी कि उसको हाइड्रोफोबिया हो गया है, पानी को देखकर या पानी को छूकर ही उसे डर लग जाता है। इस कंडीशन को हम जल सन्नास या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि रेबीज अगर किसी को हो गया या अलर्क विषाक्तता किसी को हो गई, तो उसकी जो लैरिंग्स हैं, फेरिंग्स है, डायफ्राम है, इन सब की जो मसल होती हैं उनके अंदर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीवियर स्पाज्म आते हैं। तो जैसे ही उसको हम बोलेंगे कि चल ले पानी पी ले, तो वो
पानी को जब स्वेलो करने की कोशिश करेगा तो भयंकर पेन होता है उसको, सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है, इसलिए वो पानी को देखते ही डर जाता है। यानी कि उसके दिमाग में ये फोबिया हो जाता है कि मैं पानी पीऊँगा तो पेन होगा और मैं मर जाऊँगा। इस तरीके का उसके अंदर क्या होता है, फोबिया हो जाता है। वो उसका मेन कारण यही रहता है कि उसके जो है सीवियर कॉन्ट्रैक्शन या सीवियर स्पाज्म आते हैं फेरिंग्स में और लेरिंग्स में, इस वजह से उसको हाइड्रोफोबिया होता है। इसकी मैं और डिटेल में बात करूँगी रेबीज़ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये तो होगी उसकी विषाक्तता, अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चिकित्सा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दंश स्थान को दबाकर, जहाँ भी बाइट किया है हम वहाँ उस स्थान को स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज करके वहाँ से हम क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे। जो भी पॉइजनस जो ब्लड है या दूषित जो रक्त है उसको हम बाहर निकालेंगे, और रक्त को बाहर निकालने के बाद हमें उस स्थान को क्या करना है, घी से जलाना है। यानी कि घी से हमें वहाँ पर दाह कर्म करना है, जिससे उसका जो पॉइजन है वो ऊपर की ओर ना चढ़े, ठीक है। और जलाने का मतलब ये भी है कि अगर उसमें छोटे बहुत तो माइक्रोब्स हैं, छोटे मोटे माइक्रोब्स हैं, तो वो उस टाइम जो हम गर्म घी से उसे जलाएंगे तो वहाँ पे वो वहीं की वहीं क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, अगद का कोई भी दूषी विषारी या कोई भी विषनाशक जो अगद है उसका लेप करना है आपको। पुराण घृत का उसको पान कराना है। पुराण घृत का पान अगर आपको याद आ रहा हो, सॉरी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आचार्य चरक ने उन्माद के अंदर, उन्माद की चिकित्सा में भी पुराण घृत का पान बताया है। अभी आप लोग चरक चिकित्सा पढ़ोगे उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि पुराण घृत से क्या होता है, जो उसको उन्माद के जो लक्षण आ रहे होते हैं, जो पागलपन की वो हरकतें कर रहा होता है, वो ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या कराएंगे, पुराण घृत का पान कराएंगे। उसके विष को बाहर निकालने के लिए अर्क दुग्ध से क्या करवाएंगे, उसको विरेचन करवाएंगे। और क्या करवाना है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप इसको समझिएगा ध्यान से। धतूरे के साथ श्वेत अपराजिता व पुनर्नवा का सेवन। तो कोई भी आप ये सवाल नहीं करेगा आप में से कोई भी कि धतूरा यहाँ विष है और हम विष का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने चक्रपाणी के 18 उपशय पढ़े हैं, उसमें उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा में बताया है। उसने क्या बताया है कि जांगम विष के लिए आपको स्थावर विष का यूज़ करना है, और स्थावर विषाक्तता के अंदर आपको जांगम विष का एज अ ट्रीटमेंट या एज अ चिकित्सा के तौर पर आपको यूज़ करना है। इसीलिए हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको विष की गति जब पढ़ाई थी तब बताया था कि दोनों की गति क्या होती है, एक दूसरे से विपरीत होती हैं। इसलिए हम जो अब ये अलर्क जो है वो जांगम विष के अंदर पढ़ रहे हैं, और धतूरा क्या स्थावर विष है, इसीलिए हम इसका यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो धतूरे के साथ क्या लेना है, श्वेत अपराजिता और पुनर्नवा का सेवन करना है। और फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्या है, सरपुंखा की जड़ लेनी है, कितनी, 1 कश, ठीक है। सरपुंखा की जड़ का चूर्ण, जड़ 1 कश नहीं, इसका चूर्ण लेना है 1 कश, ठीक है, यानी कि 6 ग्राम। धतूरा लेना है आपको आधा कश, यानी कि 3 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, या तो इन दोनों को लेकर के आपको मिक्स करके चावल के पानी के साथ उस पर्सन को सेवन करा देना है। एक तो रही ये बात, एक तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि चावल के पानी के साथ उसको सेवन करा दिया, या फिर दूसरा क्या तरीका है कि इन दोनों को किसको, सरपुंखा की जड़ के चूर्ण को और धतूरे को किसके अंदर भरना है, धतूरे के पत्ते लेके आने हैं, धतूरे के पत्ते में पिट्ठी की भांति भरकर कचौड़ी बनाना है। अब जैसे हम घर में कचौड़ी बनाते हैं तो कचौड़ी के अंदर आप कोई भी फिलिंग कर रहे हो, जैसे या तो मावा की फिलिंग करते हैं कई लोग मीठी कचौड़ी बनाने के लिए, या दाल की फिलिंग करते हैं, या उसके अंदर आलू भरते हैं, कुछ भी भर रहे हो XYZ, उसी तरीके से क्या करना है, धतूरे के पत्ते लेने हैं, उसके अंदर इनकी लुगदी सी बना लेनी है, इनकी कल्क जैसा बना लेना है सरपुंखा का चूर्ण और धतूरे को, और उसको उस पत्ते के अंदर भर करके क्या करना है, कचौड़ी जैसा बना लेना है उसको, ठीक है। फिर क्या करना है, ये कचौड़ी की तरह बना के उसको पर्सन को खिला देना है। खिला दिया, कचौड़ी की तरह बना के उसको खिला दिया। खिलाने के बाद इस औषध के पचने पर प्राणी पागल कुत्ते की भांति चेष्टा करता है। अब क्या होगा, उसके जो लक्षण हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एग्जरेटेड हो जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब उसके जैसे ही लक्षण बढ़े फिर आपको उस रोगी को कहाँ लेके जाना है,
रोगी को पानी विहीन शीतल गृह में, क्योंकि उसको हाइड्रोफोबिया है तो पानी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर पानी उसने देख लिया तो वो पर्सन वायलेंट हो जाएगा, तोड़ फोड़ करने लग जाएगा। तो रोगी को पानी विहीन शीतल गृह में ले जाने से उक्त विचार शांत हो जाते हैं। तो पहले हमने उसको धतूरे की कचौड़ी खिलाई, खिलाने के बाद उसके लक्षण बढ़े, लक्षण बढ़ने के बाद हम उसको एकदम अंधेरे कमरे में और पानी विहीन कमरे में ले गए। वहाँ पे उसकी जो लक्षण ये ज़्यादा हो रहे थे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वहाँ पर लक्षण उसके शांत हो जाने के बाद फिर उसको क्या करना है, नहलाना है। नहलाकर उसको दूसरे दिन शाली चावल छाटी चावल के भात को गर्म दूध से खाने के लिए देना है। ठीक है, पहले दिन तो हमने ये सारा काम करा और एक रात भर उसको पानी विहीन और अंधेरे कमरे में रखा जिससे वो शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद उसको अगले दिन चावल खिलाने हैं दूध के साथ। फिर तीसरे और पांचवें दिन वापस से यही प्रोसीजर हमें उसका क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। दंश स्थान में और क्या कर सकते हैं, तीक्ष्ण संशोधन दे सकते हैं। जो दंश स्थान है वहाँ पर तीक्ष्ण संशोधन देना है हमें। तो ये तो रही इस तरीके की बात। और हम और क्या कर सकते हैं, लोकली और सिस्टमेटिक हम क्या यूज़ कर सकते हैं। लोकल हमें क्या करना है, उसको ट्रिपल वॉश, जहाँ भी उसने बाइट किया है कुत्ते ने वहाँ हमें रनिंग वाटर के अंदर, मॉडर्न तो ये कहता है रनिंग वाटर में, लेकिन आयुर्वेद में क्या बोला है ट्रिपल वॉश के लिए कि आपको नीम की, पहले उसको नीम के क्वाथ से धोना है, फिर वहाँ पे नीम का सोप यूज़ करना है, फिर वापस से उसको नीम क्वाथ से धोना है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम 3 बार यूज़ कर रहे हैं, 3 बार धो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल वॉश। और क्या करना है, नीलनी की पत्ती का कल्क वहाँ पर उस स्थान पर लगाना है और 7 दिन तक वुंड को नीम क्वाथ से क्या करना है, वॉश करना है। तो ये सारे काम हम उसके लोकली या भी जहाँ भी उसने बाइट किया है वो करेंगे। और उसको सिस्टमेटिक क्या देंगे, नीली स्वरस पीने के लिए देंगे, वात विध्वंसक रस देंगे, पुनर्नवा घृत और गंधक, ये हम उसको मेडिसिन देंगे आभ्यंतर यूज के लिए। तो बेसिकली आपको लोकली यूज अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पहले हमें उसका उस जगह का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है, बाद में हम उसके और भी साइन सिम्टम की तरफ जाएंगे या उनका जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये याद रखना है कि हमें ट्रिपल वॉश करनी है, और उसका आपके पास नीलिनी अगर है अवेलेबल तो उसका कल्क लगा दो हाथों हाथ, और क्या करना है, डेली जो है वो वुंड को नीम के क्वाथ से वॉश करना है। ठीक है, तो ये है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलर्क विष।